गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की। हमने कल बात की थी हमारे जो ऊष्मा का ऊर्जा का परिवर्तन था, या उसके बारे में हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में हमने बात की थी। और ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था वो बोल रहा था कि ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। इसका हमने गणितीय रूप भी बहुत ईजिली हमने डिस्क्राइब कर लिया था। और उसके बाद में हमने दो तरीके की कंडीशन लगा के देखा था। एक कंडीशन थी हमारी विलगित निकाय के अंदर और दूसरी कंडीशन थी हमारे चक्रीय प्रक्रम के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर ऊर्जा परिवर्तन हमने लोगों ने देख लिया था। जब विलगित निकाय में देखा था वहां पे हमारा जो परिवर्तन आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था कि जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर आता है। लेकिन चक्रीय प्रक्रम में थोड़ा सा उल्टा था, क्योंकि वहां पे डेल ई की वैल्यू हमने 0 मानी थी, इसलिए हमारे पास में डेल क्यू या डी क्यू हम बोल सकते हैं, उसका मान किए गए कार्य के बराबर आ रहा था, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट थी, यानी कि किया गया कार्य वहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में था। अब आज हम बात करते हैं तंत्र की एंथैल्पी या आप पूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हीट कंटेंट्स ऑफ ए सिस्टम की बात करें हम यहाँ पे एंथैल्पी बोल सकते हैं, या आप इसको हम और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एंथैल्पी होता क्या है, इसको किससे डिनोटेड किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यदि किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है तो स्थिर आयतन पर वो चेंजेस होना नेसेसरी होता है, यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो स्थिर आयतन पर होगा, यानी कि हमारे पास में dV जो होता है यानी आयतन में जो चेंजेस होते हैं वो शून्य होने चाहिए, यानी कि स्थिर होने चाहिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि अगर dV बराबर 0 हो तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तंत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है तो हमने एक चीज पढ़ी थी E2 माइनस E1। अब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में हम देखा था, यहाँ पे हमारा साइन आया था डेल ई, दोनों को हम डेल ई से डिनोटेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्यू वी से डिनोटेड कर रहे हैं, स्मॉल क्यू और वी। स्मॉल क्यू वी का मतलब होता है स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसका मतलब है कि अगर हमारे पास में QV स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है, E1 और E2 हमारे प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था है उनकी ऊर्जा है, और अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास में एक पिछली बार जो समीकरण आया था उस समीकरण के अंदर हमारे पास में क्या था कि हमारे पास में डेल E इक्वल टू Q माइनस V1 से लेके V2 तक P डेल V या P dV भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन के अंदर डिफरेंशिएशन हमें करना है, यानी कि समाकलन अवकलन जो हम करते हैं वो चीज़ करनी है। ये हमारे इक्वेशन पिछली बार जो हमने डेरिवेशन पढ़ी थी, कल जो हमने डेरिवेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास में आई थी। इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो W होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, W को हम क्या लिख सकते हैं, P dV भी लिख सकते हैं। लेकिन तंत्र पर किया गया कार्य और तंत्र द्वारा किया गया कार्य, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो नेगेटिव साइन आएगा और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये मैंने कल बताया। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इक्वल टू माइनस P dV हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने जो ये समीकरण ले रखा है, अगर इस समीकरण की इक्विवेलेंट हम किससे करें, हमारे W वाली वैल्यू से करें, तो हमारे पास जो समीकरण आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई को हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। ठीक है, अब हमने इसको क्या लिखा है, QV लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या है हमारे पास में Q, और माइनस के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, P, W की जगह हमारा P डेल V, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयतन या दाब के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने दाब की अवस्था लगा दी। दाब की अवस्था लगाने के बाद में तो हमारे पास में सिंपल सी चीज क्या आती है, QP क्या है, QP ये होता है स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। अगर QV लिखा है तो स्थिर आयतन पर और QP लिखा है तो स्थिर दाब पर। ये चीज जब हमारे पास में आती है तो हम देखो यहाँ पे DV लिख रखा है, इसका भी आगे फर्दर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि QP माइनस P एज इट इज वैसे आ गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट हम जो वैल्यूज करते हैं हमारे पास में इधर क्या है, E2 माइनस
E1, ठीक है। अगर हमें QP का मान निकालना है या हमारे पास में QP का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, QP जो हमारे पास में है स्मॉल q और p, इसको इस तरफ लेके आएंगे QP, तो ये चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरफ आएगी, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। ये हमारे पास में एक डेरिवेशंस आ जाएगी। इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ सॉर्ट आउट करते हैं। ये सॉर्ट आउट होने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यूज आ रही है। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, इस E2 को इसके साथ में सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है QP इज इक्वल टू, एक रिलेशन जो बेस्ट रिलेशन होता है E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। ये हमारे पास में एक रिलेशन आता है। यहाँ पे QP दो पदों में है, दो पदों में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा ऊष्मा और नई अंतिम अवस्था में ऊष्मा, और ये पूर्ण राशि होती है जिसको हम एंथैल्पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम H बराबर E प्लस PV भी कह सकते हैं। H बराबर E प्लस PV जो हमारा बेस्ट फॉर्मूला है एंथैल्पी का, जहाँ पे H क्या है, हमारी एंथैल्पी होती है, इसको डिनोटेड किया जा सकता है। यानी कि किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी कि उसमें निहित कुल ऊर्जा जो आंतरिक ऊर्जा E और दाब और आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है, दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी एंथैल्पी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एंथैल्पी के आगे। जब हम बात शुरू करते हैं तो हमारे पास जो समीकरण जो हमारे पास में आ रहे हैं, H का आ रहा है, E प्लस PV का आ रहा है, ये जो सारे समीकरण हमारे पास में आ रहे हैं, तो इनसे हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं QP इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, डेल H बोल सकते हैं। यानी कि जितना H में परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में जो स्थिर दाब पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या स्थिर दाब पर अवशोषित जो ऊष्मा है वो हमारे एंथैल्पी के बराबर है। ये हमारे पास में एक समीकरण आता है। इसी समीकरण को हम चेंज कर सकते हैं, हम डेल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास में ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें चेंज करना है तो हम इस समीकरण को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास में ये समीकरण डेल यानी कि अंतराल के ऊपर भी बन सकता है, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। यही समीकरण को हमें इंटरचेंज करना हो, डेल E निकालना हो तो डेल E निकालेंगे, डेल H माइनस P डेल V। ये हमारे पास में समीकरण आते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा तंत्र द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसीलिए एंथैल्पी हमारे थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ट पोर्शन होता है जो हर जगह के काम आता है। ये हमारे एंथैल्पी के रिलेटेड हमारी सारी बातें हो गई। एंथैल्पी किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंथैल्पी कैपिटल S से डिनोटेड की जाती है, और एंथैल्पी में अगर परिवर्तन शो करना होता है तो हमें डेल S से डिनोट कर, किसी भी चीज में अगर हमें परिवर्तन शो करना होता है तो उसका स्मॉल d से परिवर्तन शो करेंगे या डेल से इसका परिवर्तन शो करेंगे। ये ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ट रूल होता है। उसके बाद में हम एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। एंथैल्पी के हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन ऊर्जा वाली लगाई है, प्रारंभिक अवस्था ली है और द्वितीय अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था ली है। दूसरी लगाई है स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, तीसरी हमने लगाई है स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। पिछली बार जो हमने पिछली क्लास में जितने भी समीकरण इक्वेशंस लिए थे वो इक्वेशन को यूज करते हुए हमने नया फॉर्मूला नया इक्वेशन बनाया है, जहां से हमारे पास में इक्वेशन निकल के आई है H इज इक्वल टू E प्लस PV। यानी कि एंथैल्पी जो होती है वो एंथैल्पी की कुल ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा यानी कि एंथैल्पी जो होती है कुल ऊर्जा और दाब आयतन की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें परिवर्तन शो करने होते हैं तो परिवर्तन के लिए हमारे पास में ये समीकरण आते हैं। ये एंथैल्पी के लिए है, ये ऊर्जा के लिए है, ये हमारे पास में समीकरण आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में E के समान H के भी वास्तविक मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, परंतु डेल H यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। H के मान तो निश्चित नहीं होते, या H के मान जो होते हैं वो ज्ञात, वास्तविक मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, लेकिन इनमें जो परिवर्तन होते हैं डेल H उनके मान हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एंथैल्पी के बारे में हमने बात की, एक सिस्टम को लेके हमने इसमें बात की कि अगर निकाय या सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, और सिस्टम पर कार्य किया गया है तो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसी के ऊपर सारा हमारी एंथैल्पी डिपेंड कर रही है यहाँ पे।
नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट कैपेसिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी जाती है, यदि किसी तंत्र को क्या दी जाएगी? क्यों ऊष्मा दी जाती है, तो उसका तापमान जो होता है, अगर हमने ऊष्मा दी है क्यों, तो जो तापमान होगा वो T1 से T2 तक बढ़ जाता है या T2 तक हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो C बार जिसको हम ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी कहते हैं वो हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, यानी कि T2 से लेके T1, यानी कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास में यहाँ पे आ रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि हमारे पास में C बार जो आ रहा है वो क्यों हमारी क्या थी? क्यों क्या है? हमारी ऊष्मा है। उस ऊष्मा के अंदर चेंजेस और T2 माइनस T1 यानी कि dQ के अंदर चेंजेस और हमारे जो टेम्परेचर उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता कहलाता है। ऊष्माधारिता के बारे में हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और उसके बाद में स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता यानी कि CV और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता यानी कि CP, इन CV और CP के बीच में क्या रिलेशंस होता है, कैसे हम इसके रिलेशन को हम शो कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।